नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। आप देख रहे हैं कि मैंने मास्क पहना हुआ है। दरअसल कोरोना का खतरा एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहा है और कोरोना से इसको मात देने के लिए अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो मास्क आपको पहनना बेहद जरूरी है। न्यूज़ 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज़ 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है। इस मुहिम से आप जुड़ सकते हैं #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज़ 18 आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। आज शुरुआत गृह मंत्री के साथ। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर बंगाल में बीजेपी के लिए प्रचंड प्रचार किया है। कल भी उन्होंने उत्तर बंगाल में 2 रोड शो और 2 जनसभाएं की है। आज उनके दिन की शुरुआत दार्जिलिंग की रैली के साथ हुई है और इसके बाद उन्होंने नागरकटा में रैली की है और दिन के प्रचार का अंत किया इस्लामपुर में एक रोड शो के साथ। गृह मंत्री ने बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने मंच से कहा कि दीदी भले ही बीजेपी सरकार से इस्तीफा मांगती रहे, लेकिन जनता ने उनसे इस्तीफा लिखवाने का मन बना लिया है। 2 मई को दीदी की सरकार जाने वाली है। और न्यूज़ 18 की टीम आज दिन भर गृह मंत्री अमित शाह के प्रचंड चुनाव अभियान के साथ रही। गृह मंत्री ने न्यूज़ 18 की टीम से खास बातचीत की। उन्होंने कहा है कि बंगाल में बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीत रही है और राज्य में ऐसा आखिरी चुनाव साबित होने वाला है जब राजनीतिक हिंसा भड़क रही है। शाह ने असम और पुदुचेरी में भी सरकार बनाने का दावा किया। देखिए गृह मंत्री से न्यूज़ 18 इंडिया की ये एक्सक्लूसिव बातचीत। विधानसभा चुनाव की शुरुआत हुई थी प्रचार की, तब गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ के विधायकों, सांसदों और जनता को वादा किया था कि हम इस इलाके में हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर प्रचार करेंगे। उस वादे को वो निभा रहे हैं। कल भी उन्होंने 2 रोड शो किए, 2 जनसभाएं की। आज फिर पूरे दिन में 6 कार्यक्रम उनके तय हैं। हमारे साथ खुद इस वक्त अमित शाह जी मौजूद है, गृह मंत्री, और मैं उनके साथ कैंपेन ट्रेल पर हूँ। अमित भाई, मैंने बांकुरा से आपका सफर देखा अभी तक। काफी 6 महीने का सफर काफी हेक्टिक रहा। क्या माने हम लोग की कुछ सफलता पाई आपने? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल की समस्याओं को समझने में और बहुत चर्चा विचार कर इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसका रोड मैप बनाने में सफल रही है। मैं मानता हूं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, बंगाल यूनिट के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारा संकल्प पत्र बंगाल की सभी समस्याओं का स्थायी समाधान है और वो तभी हो सकता है जब कोई पार्टी जनसंपर्क कर उनकी समस्याओं को समझे और एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से उसका समाधान क्या हो सकता है इस पर चिंतन करे। तो मुझे लगता है बंगाल यूनिट ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे सारे नेता लोगों के बीच में गया है। मैं भी लगभग 7 महीने से, और वैसे देखा जाए तो 2017 से बंगाल के हर हिस्से में जाने का प्रयास किया है। यहाँ की समस्या को, यहाँ की जनता को समझने का, पहचानने का प्रयास किया है और आज परिणाम स्वरूप हम मोदी जी के नेतृत्व में 200 सीटों के साथ बंगाल में सरकार बनाने जा रहे हैं, वो सुनिश्चित। अमित भाई, मेहनत तो आप लोगों ने बहुत की, बीजेपी ने बहुत की, बहुत चिंताएं थी, लेकिन सबसे जो मुश्किल बाधा थी वो आप क्या मानते हैं यहाँ पर भी, जो पिछले 6 महीने में आई, 2 साल से आप लोग मेहनत कर रहे हैं? देखिए, बंगाल यूनिट हमारे लिए लोकसभा चुनाव के पहले ऐसा माना जाता था कि बंगाल में बीजेपी बहुत कमजोर है। ये परसेप्शन को तोड़ना हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, मगर मोदी जी के नेतृत्व में हम इसमें सफल हुए। 18 सीटें जीते। 18 सीटें जीतने के बाद हमें ये भरोसा दिलाने में हम सफल रहे कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। और उसके बाद जो मोमेंटम आया है वो आप देख ही रहे हो। हर पहाड़ हो या चाय बागान, हर जगह पे जय श्री राम के नारे लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग खड़े हुए दिखते हैं। राजनीतिक हिंसा की भूमि रही है बंगाल, चाहे लेफ्ट रहा हो, चाहे कांग्रेस, चाहे तृणमूल के राज में देखा है कि बहुत सारे कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। बीजेपी के राजनीतिक वायलेंस, बम बनाने की फैक्ट्रियां यहाँ पर। अमित भाई, तो पिछले चुनाव में आपको याद होगा, अब काफी बीजेपी वर्कर्स की हत्याएं भी हुई थी चुनाव के नतीजे आने के बाद। तो क्या बीजेपी सत्ता में आ रही है, कुछ ऐसा आश्वासन देंगे कि बीजेपी आएगी तो हत्याओं का दौर थम जाएगा, बंद हो जाएगा? निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि ये राजनीतिक हिंसा वाला अंतिम चुनाव, इस चुनाव की घोषणा के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के 7 कार्यकर्ता मार दिए गए, क्योंकि यहाँ पर पहले कम्युनिस्टों ने और बाद में तृणमूल कांग्रेस ने राजनीतिक हिंसा को राज्याश्रय दिया है। इसके कारण राजनीतिक हिंसा हुई है। भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है।
चाहे वो मोदी जी के नेतृत्व में 17 राज्यों में हमारी सरकार है, कहीं विरोधियों की हत्या नहीं हुई। बयान उनका भी आया था कि सीआरपीएफ को घेरो, अब उनके ऊपर 24 घंटे का बैन लग गया है प्रचार का, और अब वो धरने पर बैठ गई है कलकत्ता में। देखिए, ये मैं मानता हूं कि चुनाव आयोग जिस प्रकार से बयान दिया, नोटिस आना स्वाभाविक था, उसमें गलती का एहसास करने की जगह सत्ता का एरोगेंस मुझे तो ज्यादा दिखा जवाब में। परंतु ये चुनाव आयोग ने बहुत संयमित फैसला लिया है, सिर्फ 24 घंटे का बैन लगा है। अभी 7 दिन चुनाव है और चुनाव प्रचार कर ही सकती है। अगर चुनाव आयोग इतनी भी सख्ती नहीं करेगा तो नहीं मैं मानता कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का इम्प्लीमेंटेशन चुनाव आयोग करा पाएगा। ये मेरा अपना व्यू है। पहले धरना प्रदर्शन करना बीजेपी के खिलाफ, उसके बाद उनके पैर में जख्म लगना, बीजेपी को उसके लिए दोषी ठहराना, अब ये धरना, अब ये डेमोन्स्ट्रेशन पर बैठना चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ। और आपको लगता नहीं वो सिंपैथी एक बटोरने की कोशिश कर रही है बंगाल की जनता का? वो स्टेज में मानता हूं चला गया है। अब सिंपैथी बटोरने से कोई चुनाव बच नहीं पाएगा। बंगाल की जनता इनको बहुत अच्छे तरीके से 10 साल में पहचान चुकी है। अभी देखिए, हम लोग इन पहाड़ में घूम रहे हैं, आप प्रचार तो लगातार कर ही रहे हैं, तो एक बड़ा एक वेव बनाने का काम होता है। एक लेफ्ट इंटेलेक्चुअल्स होते हैं जिसको लिबरल लेफ्ट इंटेलेक्चुअल होते हैं, बंगाल में काफी ये ओपिनियन फॉर्म करते हैं। फिर से एक बार ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ हवा में बातें कर रही है, सिर्फ दिल्ली से नेता आ रहे हैं। चलिए, अब 2 तारीख कहाँ दूर है। आप मेरे साथी लोगों का जो हुजूम देखा है आपने, मैं नहीं मानता ये हवाई बात है। कल मेरी तीसरी सभा थी महाराज हाट में, करीब लाख के आसपास लोग। सिलीगुड़ी का रोड शो आपने देखा। सिलीगुड़ी में शायद ही कोई घर ऐसा होगा जहाँ से सब बच्चों के साथ आए हुए थे। ये कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, मतदाता है जो भारतीय जनता पार्टी का मोदी जी के नेतृत्व में समर्थन करे। ये अपार जन समर्थन अमित भाई, चारों तरफ सड़क पे लोग, पहाड़ी इलाकों में जहां सांसद नहीं आते थे, एमएलए नहीं आते थे, वहां गृह मंत्री खुद घूम रहे हैं। ये तो बड़े अचरज की बात है लोगों के लिए भी, लेकिन मेहनत की बात है बीजेपी के लिए भी। अमित भाई, मटुआ समाज है यहाँ पर, आपने उनके साथ खाना खाया था। राजवंशी समाज है यहाँ पर, उनके साथ आपने खाना खाया। नामशूद्र हैं, दलित हैं, आदिवासियों के साथ खाना खाया। तो लेकिन ममता दीदी हर किसी के लिए कुछ ना कुछ सोप्स अनाउंस करती चली गई। तो लगता है इन वोटों के लिए अब कांटे की टक्कर है, या ये पूरे के पूरे बीजेपी के पास आ चुके हैं? नहीं, मैं मानता हूं कि हमने उनका संपर्क करके उनकी समस्या को जाना है और हमारे संकल्प पत्र में उनकी समस्याओं के निराकरण को उनके सामने रखने का सफल प्रयास किया है। अब सबकी आस मोदी जी से बंधी हुई। नरेंद्र मोदी जी ने एक अलग प्रकार की राजनीतिक संस्कृति का प्रादुर्भाव किया है देश की राजनीति के अंदर, कि जो बोलते हैं वो करते हैं। पहले नेता भाषण देते थे, कभी होता नहीं था। अब नरेंद्र मोदी जी जो बोलते हैं वो होता है, वो जमीन पर उतरता है। तो बंगाल के लोगों को भी भरोसा है कि वो लोग मोदी जी के वादे को बहुत गंभीरता से लेते हैं, भाजपा के वादे को बहुत गंभीरता से लेते हैं, और इसके कारण इनकी आस बंधी है कि अब ये सब कुछ होगा। अमित भाई, कल मैंने आपके साथ जनसभाएं भी की, आपके साथ रोड शो भी कवर किया हमने कैंपेन ट्रेल करते हुए। तो हमने देखा कि आप सिलीगुड़ी में जो अभी तक निगलेक्टेड रहा है, जो उत्तरी बंगाल का इलाका निगलेक्टेड रहा है, इसके लिए आपने काफी ऐलान किए हैं। यहाँ पर एम्स बनाएंगे, यहाँ पे सड़कें चौड़ी करेंगे, स्वास्थ्य बीमा योजना देंगे, किसानों के खाते में पैसे पहुंचेगा। तो क्या इस नॉर्थ बंगाल को, ये जो गोरखा जहाँ पे बहुत आयत में है, इस बंगाल को लगातार नेग्लेक्ट किया गया सक्सेसिव गवर्नमेंट के द्वारा? नहीं, उत्तर बंग को जितना अन्याय हुआ है, उत्तर बंग, जंगल महल और सुंदरवन, ये तीनों बहुत निगलेक्टेड एरिया रहे हैं। और मैं मानता हूं कि किसी भी राज्य का विकास सम विकास होना चाहिए, सभी क्षेत्रों का एक समान विकास होना चाहिए। और हमने जो सारे वादे किए हैं बंगाल की जनता को, उत्तर बंगाल की जनता को, वो भारत सरकार की स्कीमें जो इम्प्लीमेंट नहीं हुई वो बताई हैं। और मुझे लगता है कि ये अच्छे से हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। एक डबल इंजन सरकार बनेगी, नीचे भी बंगाल की सरकार होगी भाजपा की, और ऊपर भी मोदी जी की सरकार होगी। तो डबल इंजन सरकार निश्चित रूप से उत्तर बंग को अच्छे तरीके से विकास करेगी, पूरे बंगाल का अच्छे से विकास करेगी। इसी में एक लोकल फैक्टर, एक लोकल कार्ड खेलने का काम किया है ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने, कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी और अमित भाई शाह को ही सारी कमान संभालनी पड़ रही है। चलिए, अब देखिए बंगाल की जनता क्या कहती है। स्वाभाविक रूप से मेरी पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है, तो
हमारे राष्ट्रीय नेता यहाँ प्रचार करने आते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वाकई क्या उत्तर बंगाल का जो इलाका है ये काफी पिछड़ा हुआ आपको लगता है? जी, काफी पिछड़ा हुआ। अमित भाई, असम में एक राय बनाई जा रही है कि आप लोगों का बहुमत तो आएगा लेकिन सीटें कम हो रही हैं क्योंकि महाजोट जो बना है वो आप लोगों को नुकसान कर रहा है। देखिए, असम में पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इससे मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं दिखता। अमित भाई, तमिलनाडु में क्या आप वन साइडेड मान रहे हैं डीएमके गठबंधन का कि हम लोग टक्कर में हैं, आपका गठबंधन है डीएमके और बीजेपी का? हम लोग नहीं, हम टक्कर में हैं, बहुत अच्छे से चुनाव लड़े हैं। मैं तो आशावादी हूं कि तमिलनाडु में हम थ्रू कर लेंगे। अभी तक केरल में कार्यकर्ताओं ने काफी संघर्ष किया और केरल में आप लोगों के भी काफी दौरे हुए, एक एक मुद्दा वहां पर उठाया। कौन बाजी मारेगा वहां पर? कह नहीं सकते, मगर हमारी स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा। वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा, सीटें भी बढ़ेगी। अमित भाई, राहुल गांधी को देखा जा रहा है इस बार सिर्फ और सिर्फ केरल में रहे हैं। वो न बंगाल गए, असम में भी गए तो एक आध बार टी गार्डन गए और वापस लौट गए। तो लेकिन अब बाहर जा रहे हैं तो कभी कोरोना उठा रहे हैं तो कभी राफेल का मुद्दा उठा रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी क्या अब केरल में ही सिमट के रह गए हैं? चलो, अपनी सीट बचाने का उनका प्रयास है, सफलता मिले उनको। लेकिन बार बार जो कोरोना को लेकर अपने देश की दवा अब एक्सपोर्ट कर रहे, इस पर सवाल उठा रहे हैं, कभी राफेल पे सवाल उठा दे रहे हैं। ये बचकाना बातें। मोदी जी के लिए हमेशा देश प्रायोरिटी में रहा, पूरा देश जानता है। और दुनिया में सबसे फास्ट तेजी से वैक्सीनेशन अगर कहीं हुआ है तो भारत में हुआ है। अभी भाई, कोरोना का सेकेंड वेव जो है, हम देश की जनता ये भी जानना चाहती है कि जो सेकेंड वेव आया है काफी है, लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, ये कब तक हम लोग को इससे बचाव करके रखना पड़ेगा? देखिए, ये महामारी इस प्रकार की है कि जिसमें इस प्रकार की कोई निश्चित तिथि देना बहुत दिक्कत वाली बात है। मगर जिस तेजी से वैक्सीनेशन चल रहा है और मोदी जी ने इसको जन अभियान बनाने के लिए भी अभी भी टीका उत्सव कुछ दिन पहले ही सारे मुख्यमंत्रियों से बैठक करी, कल सारे गवर्नर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस है और एक जन आंदोलन के रूप में प्रिकॉशंस को ले जाने का एक मुहिम मोदी जी चल रहा है। मुझे लगता है कि हम ये दूसरी लड़ाई में भी सफलता से बाहर आएंगे। अभी भाई, लॉकडाउन को लेकर बड़ी आशंकाएं उठ गई हैं इस बार लोगों को लेकर, देश भर में भ्रम की स्थिति बहुत ज्यादा हो रही है। आपको लगता है कि अब हम लोग माइक्रो मैनेजमेंट करें और डिसिप्लिन रहें तो ज्यादा बेहतर होगा लॉकडाउन से? नहीं, मुझे भी यही लगता है और इसी दिशा में जाना चाहिए। अब पर्याप्त मात्रा में अस्पताल की सुविधाएं उपलब्ध है, पर्याप्त मात्रा में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तय हो चुका है, दवाइयां उपलब्ध है, को वैक्सीनेशन भी चल पड़ा है। तो पहले तो प्रयास यही करना चाहिए कि कंटेनमेंट जोन, माइक्रो कंटेनमेंट जोन और कुछ प्रिकॉशंस और इसके साथ वैक्सीनेशन की सहायता, इसके आधार पर इस महामारी को हमने पार करना चाहिए। अमित भाई, अब सिर्फ पूछना चाहूंगा, अब इतने 4 राज्यों में चुनाव है तो हम माने 3-2 का स्कोर रहेगा इस बार? नहीं, देखिए, ये 3 राज्य तो हम निश्चित जीतेंगे, बंगाल, असम और पांडिचेरी। केरल में हम हमारी स्थिति सुधारेंगे। मैं मानता हूं कि एनडीए तमिलनाडु में भी अच्छा करेगा। अमित भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका कैंपेन ट्रेल करवाने के लिए साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इनसे बात करने के लिए धन्यवाद। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अमिताभ सिन्हा, दार्जिलिंग, न्यूज 18 इंडिया। और इसी के साथ एक ब्रेक हम ले रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो कोरोना वायरस सारी दुनिया में कहर ढा रहा है, उसे बनाने और फैलाने वाले चीन ने कोरोना वैक्सीन पर पूरी दुनिया से सबसे हैरान करने वाला राज छिपाया। कोरोना वायरस फैलाने के बाद सारी दुनिया का भरोसा खो चुके चीन ने अपने कोरोना टीके को लेकर ऐसा विस्फोटक सच बताया है, जिसके बाद एक बार फिर लाखों लोगों की जिंदगी पर संकट मंडराने लगा है। क्या है चीन की कोरोना वैक्सीन का खतरनाक सच, दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। साथ ही दिखाएंगे चीन को कैसे आसमान में पड़े 25 तमाचे।